बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल हैं, सब बच्चे जानते हैं। इनकम टैक्स है, एफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग है। बच्चों जो एबीएसटी के पेपर हैं वो हैं इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, और आपको ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए है, तो देखो ऊपर हमने लिख भी चुके हैं इनकम टैक्स, तो ये पर्टिकुलर क्लास इनकम टैक्स के लिए। लेकिन एक बात खास तौर से याद रखनी है, वो ये है कि आप अगर ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं तो कभी भी ये क्लास देखें और 24 आवर्स प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ये एक खास बात थी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो इस इनकम टैक्स की क्लास में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने बोला शीला है, तो ऑब्वियसली कोई मुन्नी भी होगी, कोई चमेली भी होगी, कोई अनारकली भी होगी। तो सवाल ये है, ये मुन्नी, चमेली और अनारकली कौन है? मतलब शीला की बात बाद में करते हैं, मुन्नी, चमेली और अनारकली को लेके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इनकम टैक्स से पहले हम आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बताते हैं। वैसे ये तो सब जानते हो कि इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन घर के और सदस्य भी हैं। जरा इधर देखो, एक्साइज ड्यूटी, सही है सर? ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती क्या है बच्चों? किसी भी चीज को बनाने पर, चीज को बनाने पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। कोई चीज फैक्ट्री में बनती है, जब वो फैक्ट्री से निकलती है तो जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी चीज पर लगता है। इसको शॉर्ट में बोलो तो यूं बोलो कि प्रोडक्शन पे टैक्स जो लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। चलो एक और बात, कस्टम ड्यूटी। वाह, अब कस्टम ड्यूटी क्या है? कोई भी चीज फॉरेन से मंगाने पर, वो तो था बनाने पर, यह है फॉरेन से मंगाने पर, इंपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। 2 बातें हो गई, यानी एक्साइज ड्यूटी लगती है चीज को बनाने पर और चीज को मंगाने पर। अगर फॉरेन से मंगाते हैं तो जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और तीसरी चीज है सर्विस टैक्स। जब कोई हम सर्विस देते हैं यानी पढ़ाते हैं या कोई और सर्विस देते हैं, एरोप्लेन में मोजी खिलाते हैं, तो ये सब सर्विसेज होती है। सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो उसे सर्विस टैक्स लगते हैं, कहते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी तो चीज पर लगती है, किसी गुड्स पर लगती है, जबकि सर्विस टैक्स सर्विस पर लगता है। तो इन चीजों का मिला जुला एक टैक्स आजकल आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीएसटी। जी हाँ, ये जीएसटी है, जिसमें गुड्स भी कवर हो गई और सर्विसेज भी कवर हो गई। तो ये जीएसटी था, लेकिन हमको ये जीएसटी नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स अलग कैसे है, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। बड़ी प्यारी बात है, अच्छी सी बात है। इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, किसी चीज के बनाने पर या किसी सर्विस देने पर नहीं लगता, इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने है ना कैसे भी करके कोई चीज बेची या कोई सर्विस दी या कहीं नौकरी करी या कैसे भी करके मैंने 1500 रुपये कमाए ना, तो इस कमाई पर, इस 1500 रुपये पर टैक्स की रेट है 10%। सही है, अब 1500 रुपये मैंने कमाए हैं, टैक्स की रेट 10% है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी भैया ला 150 रुपये टैक्स दे दे। 1500 रुपये का 10%, 150 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे आप यूं समझ सकते हैं कि मनमोहन, मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट थे। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पर टैक्स लेती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। आप जो भी इनकम कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा। जैसे मैंने 1500 रुपये कमाए, मान लीजिए टैक्स की रेट 10% है, मानने में क्या जाता है, तो 1500 रुपये का 10%, 150 रुपया मेरा टैक्स लग गया। अब गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी ला 150 रुपये टैक्स के दे दे। तो बच्चों खास बात ये समझ में आई कि किसी वस्तु पर जो टैक्स लगता है और सर्विस पर जो टैक्स लगता है, गुड्स के बनाने पर भी टैक्स लगता है कि हाँ एक्साइज ड्यूटी, गुड्स को मंगाने पर कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स, ये तो जीएसटी होते हैं।
लेकिन पैसे कमाने पर किसी इंसान पर जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। और क्योंकि ये टैक्स इंसान पर लगता है तो ये डायरेक्ट टैक्स है, और ये टैक्स इंसान पर नहीं लगता तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो इंसान पर लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो किसी इंसान की कमाई के अलावा कहीं और लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स। इनकम पर हम टैक्स कमाने वाले हैं, टैक्स देने वाले हैं। इनकम कमाएगा उस पे टैक्स देगा। मैंने पिछले साल, पिछले साल जब सवाल आया पिछले साल का, तो हमने आपसे कहा कि हमने पिछले साल 1500 रुपए कमाए थे, उस पर टैक्स देना पड़ेगा इस साल। सर ये क्या नई बात है, ये पिछले साल और इस साल वाली कौन सी बात है? तो आइए बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं चुटकी बजाने से चीजें बदल जाती, बजा के देखते हैं। बदली। तो चलो अब हम आपको पिछले साल और इस साल की कहानी समझाते हैं। बच्चों पिछले साल को बोलते पी फॉर पिछला, पिछला साल, पिछला ईयर, प्रीवियस ईयर, राइट? ठीक है। और इस साल को बोलते हैं करंट ईयर, राइट सर? ठीक है। लास्ट ईयर, आप ये तो जानते ही हो, इनकम टैक्स में बात 1 जनवरी से नहीं होती, 1 अप्रैल से होती है। जी हाँ, 1 अप्रैल से होती है। पिछले साल मतलब 1 अप्रैल से चालू हुआ था और 31 मार्च को खत्म भी हो चुका है, राइट? हमने इस दौरान 1500 रुपए कमाए। इस 1500 रुपए पर गवर्नमेंट बोलेगी कि बेटा टैक्स दे दे। कब बोलेगी? इस साल नहीं बोलेगी, यहां तो हम कमा रहे थे ना। यानी इस साल जो हम कमाते हैं, वाह, इस पर टैक्स कब देते हैं? अगले साल। यानी इस साल जो हम टैक्स देंगे वो कब का टैक्स है? पिछले साल का। तो अगर मैं यहां खड़े होकर बोलूं कि प्रीवियस ईयर में मैंने कितने पैसे कमाए? 1500 रुपए, तो इस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 10% टैक्स की रेट है, मान लो, तो मुझे 150 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप इस साल टैक्स देते हो। अच्छा, अगर डेट्स की बात करें, साल की बात करें, ठीक है, तो सर साल की बात कर लेते हैं। आज की डेट, ये हमारा साल चल रहा है 2020-21, ठीक है। तो जो करंट ईयर है वो तो हो गया 2020-21, राइट सर? अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, जो 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ था और 31 मार्च 2021 तक खत्म होगा। अभी तो हम 2020-21 में बैठे हैं ना, तो अभी हम जो टैक्स देंगे वो पिछले साल की इनकम पर देंगे, और पिछला साल था हमारा 2019-20। जी हाँ, यानी सबसे पहली बात हमने बच्चों को बताई कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान रखना, करंट ईयर हम 20-21 में बैठे हैं, तो प्रीवियस ईयर हुआ 19-20, और 19-20 चालू हुआ था 1 अप्रैल 2019 से और एंड हो गया 31 मार्च 2020 तक। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो कि निकल चुका है, इसमें हमने जो भी कमाया है उस पर टैक्स हमको इस साल देना है। और इस साल जो भी हम टैक्स देते हैं इसे बोलते हैं करंट ईयर या असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब इस साल असेसमेंट होगा, हो असेसी। असेसी कौन होता है सर? बच्चों करदाता, जो कर देता है वो असेसी होता है। वो असेसी तूने जो भी कमाया है प्रीवियस ईयर में उसको असेस इस साल करेंगे, उसका असेसमेंट इस साल होगा। तो इस साल का नाम है असेसमेंट ईयर और वो प्रीवियस ईयर हो गया, ये असेसमेंट हो गया। यानी बच्चों इन शॉर्ट कहें कि असेसी की इनकम का असेसमेंट असेसमेंट ईयर में होता है, लेकिन ये इनकम कब की होती है? प्रीवियस ईयर की। तो बच्चों इन शॉर्ट आपको समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है और असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स देता है। कैलकुलेशन भी यही होती है और टैक्स देता भी इस साल है, ठीक है। तो आपने ये समझा है कि सर कमाते 1 साल है, उसका टैक्स अगले साल, फिर उस साल कमाएंगे उसका टैक्स और अगले साल, फिर उसका टैक्स अगले साल। यानी जो प्रीवियस ईयर होता है उसका अगले वाला असेसमेंट ईयर होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। प्रीवियस ईयर है 26-27, 2026-27 आया नहीं है, मान लो प्रीवियस ईयर है 26-27, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? सर 26-27 अगर प्रीवियस ईयर है ना, तो फिर असेसमेंट ईयर है ना, होगा उसका अगले साल 27-28। बिल्कुल सही, 27-28 मतलब 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2028, और प्रीवियस ईयर इसका पिछले साल हो गया। बिल्कुल सही।
बच्चों आपने ये तो सीख लिया कि प्रीवियस का अगला असेसमेंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर में इंसान कमाता है, ये कमाने का साल है और ये चुकाने का साल है। लेकिन बच्चों समझना ये नहीं था, समझना ये था कि आप का एग्जाम कब है। सर एग्जाम हमारा मार्च अप्रैल में होता है, तो बच्चों मार्च अप्रैल में तो वो आपसे कहेगा आप मार्च में असेसमेंट कर रहे हो, इस साल टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इनकम पिछले साल की लेंगे। तो अभी हम 2020-21 में बैठे हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो भी इनकम आएगी 19-20 की आएगी। यानी पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इनकम 19-20 की आएगी। ध्यान रखिएगा हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 चलेगा, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 चलेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो डिटेल होगी वो 19-20 की होगी, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 20-21 के लिए करेंगे, क्योंकि 19-20 में तो कमाने में व्यस्त थे, कैलकुलेशन तो 20-21 में करेंगे 19-20 की। इतनी बात हमने करी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट कहूं तो ऐसे कह सकता हूं, प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है, या यूं कहो एक्टिव पैसिव बना दो। असेसमेंट ईयर में टैक्स कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की इनकम की होती है बस, और जिस इंसान का टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस इंसान को असेसी बोलते हैं। डन है। तो अभी अभी हमने बात करी बड़ी प्यारी, प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। ये बात करी ना ना ना, हमने बात ये करी हमारे को क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन के लिए बात ध्यान रखना, अभी अभी 31 मार्च 2020 गई है, तो ये ध्यान रखना हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 था। यानी क्वेश्चन में जो भी कमाने की बातें आएंगी वो 19-20 की आएंगी। लर्न वन थिंग, व्हाट इज दैट, कि प्रीवियस ईयर 19-20 था। ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि हमने 1500 रुपए कमाए हैं, यही कहा था सर। हाँ आपने 1500 रुपए कमाए हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से कमाए थे, उस पर टैक्स लग गया था, ऐसी तो बात थी। बहुत मेहनत से कमाए थे 1500 रुपए, उस पर टैक्स लग गया 10%। बच्चों पिछले साल कमाए थे, प्रीवियस ईयर में कमाए थे 1500 रुपए, उस पर टैक्स लग गया 10%, 150 रुपए। ये हमारी नेट बात हुई, ठीक है। बहुत मेहनत से की थी वो कमाई, जो लफ्जों में तुझे बताई, कहां से की थी वो कमाई, बताएं आपको हमने वो 1500 रुपए कहां से कमाए थे। तो चलो बता देता हूं बच्चों, हमने वो 1500 रुपए कई जगह से कमाए थे। बताऊं कहां कहां से? हाँ सर बताओ। बच्चों एक ऑफिस में हम नौकरी करते थे बच्चों। हाँ सर, वहां से हमको सैलरी मिली थी बच्चों 100 रुपए, तो आई ना, देखो सैलरी आई 100 रुपए। 1500 रुपए हमने कमाए हैं, दिख रहे हैं। 100 रुपए तो कहीं से हम नौकरी करते थे, सुबह जाते थे 10 बजे, शाम को आते थे 6 बजे, काम करते थे, संडे को नहीं जाते थे। नौकरी से कमाए, सैलरी से कमाए 100 रुपए। और कहाँ से कमाए आपने? आपने तो 1500 कमाए, बता रहा हूँ ना बच्चों। हमारे एक मकान है बच्चों, ब्लैक हाउस दिख रहा है। ये ब्लैक हाउस हमने कहा कि हो रेंट पे दे दियो, रेंट पे दे दियो, तो इससे भी कमाए 200 रुपए। सर रेंट से कमाए? हाँ हमारा हाउस है, हाउस से कमाए, हमार प्रॉपर्टी है। अच्छा हाउस प्रॉपर्टी से कमाए, जी हाँ। तो सैलरी से कमाए 100 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से कमाए 200 रुपए, ठीक है। यानी इनकम दो जगह से हुई, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, हमारा खुद का एक बिजनेस भी चलता है बच्चों, बड़ी सारी फैक्ट्री वैक्ट्री चलती है, बहुत बड़े आदमी हैं हम, और उस बिजनेस से हमने प्रॉफिट कमाया है, धंधा करके, माल बेच के, ठीक है। वहाँ से भी हमने कमाया है, अपने खुद के बिजनेस से भी कमाया, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। अपने खुद के बिजनेस से कमाए 300 रुपये, इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बच्चों और कहाँ से कमाए? हमारा एक घर था बच्चों, वो हमने बेच दिया, राइट, बेच दिया। मान लो वो ब्लैक हाउस जो था उसको बेच दिया, उसको कमाए, उससे कमाए 400 रुपये,
ठीक है। और बच्चों कोई थी जिसने हमको गिफ्ट दे दिए 500 रुपए, ये भी हमारे लिए कमाई है? नहीं सर ये कमाई नहीं है। अरे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो बोलता है आई है तो कमाई है। ठीक है साहब, ये भी कमाए हैं। तो टोटल हमने 5 जगह से पैसे कमाए हैं और टोटल मिलाकर 1500 रुपए हम कमा चुके हैं। कहाँ कहाँ से कमाए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मकान बेचा, कैपिटल गेन हुआ। कैपिटल गेन मतलब किसी कीमत का मकान महंगे दाम में बेच दिया तो कैपिटल गेन हुआ, यहां से भी कमाई हो गई। सर मकान तो वहां पे भी था ना बच्चों, वहां रेंट से कमाया था, यहाँ इस मकान को बेचा है। जब रेंट से कमाते हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब मकान को बेच देते हैं तो वो रेंट से नहीं कमाया, कैपिटल गेन हुआ है। और दूसरा कोई गिफ्ट दे गया तो अदर सोर्सेज। इसका मतलब इनकम कमाने के 5 तरीके होते हैं। जी हाँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। सर बैंक से ब्याज मिल गया मान लो, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कोई डिविडेंड मिल गया, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर हमने डिबेंचर खरीद के फिर बेच दिए महंगे दाम में, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी बाकी की तमाम कमाइयां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। मनुष्य इन 5 जगह के अलावा कहीं से नहीं कमा सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप जो भी कमाओगे वो इन 5 जगह से माना जाएगा। चलो सर सैलरी समझ में आता है, हाउस प्रॉपर्टी भी समझ में आता है, आप कह रहे हो घर को रेंट पे दे दो, ठीक है, हाँ ब्लैक हाउस, ठीक है, राइट। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन भी समझ में आता है, ठीक है, अपना धंधा है। कैपिटल गेन भी समझ में आता है कि सर घर को बेच दिया या कोई और असेट बेच दी, बोला ना मैंने। सर ये अदर सोर्सेज थोड़ा कम समझ में आता है। बच्चों दुनिया के तमाम इनकम जो इन चारों हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आती है। सर जैसे बच्चों अपन ने जुआ खेला, जुआ सट्टा, राइट, और जुआ खेल के जुए में पैसे कमा लिए तो वो अदर सोर्सेज की इनकम। जैसे हमने जुआ छोड़ो ना तुम, हमने कहीं डकैती डाली और डकैती डाल के पैसे कमा लिए, वो भी इनकम हुई फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर उस पर भी टैक्स लगेगा? जी हाँ बच्चों, उस पर भी टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं है कि वो इनकम लीगल है या इलीगल है, सारी इनकम पर टैक्स लगेगा। और दुनिया की हर इनकम इन 5 जगह में से एक जगह आएगी, या तो सैलरी की कहलाएगी, हाउस प्रॉपर्टी की कहलाएगी, बिजनेस की कहलाएगी, कैपिटल गेन असेट को बेचने पे होगा, या कोई अदर इनकम होगी। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने सैलरी से कमाया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान रेंट दे के कमाया। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, धंधा करके कमाया, राइट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कोई असेट वसेट बेची, गोल्ड बेचा, ठीक है, राइट, असेट फर्नीचर बेचा, या कोई सिंपली समझ लो प्रॉपर्टी बेची। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, राइट, अदर इनकम, लॉटरी, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी इसका मतलब इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं। हाँ, इनकम कमाने के 5 हेड होते हैं, तो इनको गायब कर दें तो इनकम कमाने के कुल मिलाकर 5 हेड हुए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। भैया 5 जगह से इनकम कमाओगे, इनके अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां से आप इनकम कमाओगे। तो हर इनकम या तो सैलरी से होगी, या हाउस प्रॉपर्टी से होगी, या बिजनेस एंड प्रोफेशन से होगी, या कैपिटल गेन से होगी, या अदर सोर्सेज से होगी। जैसे सपोज करो आप कहीं नौकरी करते हो तो सैलरी है, मकान रेंट पे देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है कपड़े का तो बिजनेस है, और मकान बेचा तो कैपिटल गेन है, सोना बेचा तो कैपिटल गेन है, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो अदर सोर्सेज है। दुनिया की हर इनकम इन 5 जगह से होती है। तो लेते हैं, मान लीजिए एक इनकम लेते हैं, जैसे खेती बाड़ी की इनकम। खेती बाड़ी की इनकम, खेती बाड़ी की इनकम का मतलब है एग्रीकल्चर इनकम। बच्चों एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम का क्या करेंगे? सर इसका क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम का क्या होता है? सर आप एग्रीकल्चर की इनकम बता रहे हो, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। सर हमारे गांव में खेत है और खेत में हम बाजरा उगा रहे हैं, और खेत में बाजरा उगा रहे हैं और बाजरे को फिर बेच रहे हैं, बाजरे को मंडी में जाके बेच रहे हैं, तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स में, सैलरी में नहीं आएगी। सर हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगी, कोई घर थोड़ी ना है,
बिजनेस में आ सकती है, बिल्कुल कैपिटल गेन में नहीं आएगी। कोई कैपिटल असेट नहीं बेची, कोई बिल्डिंग नहीं बेची, गोल्ड नहीं बेचा, अदर सोर्सेज में भी नहीं आएगी। सर ये इनकम कहां पे आएगी? तो जवाब है बच्चों, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये इनकम आएगी। तो आप ऐसे सोचो कि ये बिजनेस की इनकम है और इस पर टैक्स लगा दो, तो ये गलत बताई, ये बात बिल्कुल गलत थी। ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इनकम है। एग्जेम्प्ट का मतलब इस इनकम पर टैक्स नहीं लगता, ये किसी हेड में नहीं आएगी, पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, इस इनकम को लेना ही नहीं है। यानी हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम के 5 हेड बताए, दुनिया की हर इनकम इन हेड में आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर की इनकम तो एग्जेम्प्ट है, ये किसी हेड में नहीं आएगी, ये किसी हेड में नहीं आएगी। तो हम इनकम टैक्स की बातें आपको बता रहे थे, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। और इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में पहली बात हमने ये बताई कि एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट होती है। याद रखना, इनकम टैक्स की इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर की इनकम, कृषि भूमि से होने वाली इनकम भारत में एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो सर एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो सर एक बात बताओ कि मान लो हमने चाय का धंधा किया, चाय के बागान में चाय की पत्तियां उगाई, आसाम में हमारे चाय के बागान हैं, तो सर ये एग्जेम्प्ट है क्या? हमने रबड़ का धंधा किया, तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये भी एग्जेम्प्ट है क्या? हमने कॉफी के बीन्स उगाए, कॉफी का धंधा किया, कॉफी पैदा करी खेत में जाकर, तो ये भी एग्जेम्प्ट है क्या? हम बात कर रहे हैं चाय, रबड़, कॉफी की, या हमने कोई और खेती करी, अदर काम किया, तो वो भी एग्जेम्प्ट है क्या? बच्चों जब मैंने बोला कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो कृषि भूमि से होने वाली कोई भी आय एग्जेम्प्ट है, चाहे से वो चाय से हो, चाहे से वो रबड़ से हो, चाहे से वो कॉफी उगाई हो या अदर कुछ उगाया हो, सब कुछ एग्जेम्प्ट है। लेकिन चाय, रबड़, कॉफी 60 को 5 बढ़ा, 60 को 5 बढ़ा, 60 को 5 बढ़ा 65 आएगा, और 65, 60 को 5 बढ़ा 65 आएगा, और 65 को 5 बढ़ा 75 आएगा। एग्रीकल्चरल इनकम है। सर समझ में नहीं आया। अरे दुनिया की सारी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वही एग्रीकल्चर इनकम चाय, रबड़ और कॉफी की हो, तो उसमें 60% एग्रीकल्चर मानेंगे, 65% एग्रीकल्चर मानेंगे, 75% एग्रीकल्चर मानेंगे। तो जो एग्जेम्प्ट होगी, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो होगी 60%, 65%, 75% पर टैक्स नहीं लगेगा। बची हुई 25% वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन इनमें पूरी एग्रीकल्चर नहीं इनकम नहीं मानते। माना ज्यादातर तो एग्रीकल्चर मानते हैं, चाय, रबड़, कॉफी 60, 65, 75 इतना एग्रीकल्चर मानते हैं, पूरा एग्रीकल्चर नहीं मानते, अधूरा एग्रीकल्चर मानते हैं। तो इसे बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। यह है पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। चाय में एग्रीकल्चर की इनकम 100% नहीं मानेंगे। 3 स्पेशल केस, चाय 60, रबड़ 65, कॉफी 75। चाय 60, रबड़ 65, कॉफी 75। चाय 60, रबड़ 65, कॉफी 75। इनमें इतनी ही एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। ठीक है, चलो चाय 60, रबड़ 65, कॉफी 75। लेकिन अदर कोई बिजनेस हो, सर अदर बिजनेस में तो पूरी एग्रीकल्चरल इनकम है ना। बच्चों नहीं, अदर बिजनेस से मतलब अपने बिजनेस के लिए आप खुद खेती कर रहे हो, ऐसा सीन हो, अपने बिजनेस के लिए खेती कर रहे हो, तो भैया फिर खेती कैसे एग्जेम्प्ट होगी? पूरी की पूरी अपने बिजनेस के लिए खेती कर रहे हो। तो ऐसे केस में आप अपने बिजनेस के लिए खेती कर रहे हो और खेती से जो माल पैदा हो रहा है उसको कच्चे माल के तौर में यूज ले रहे हो, राइट।
ऐसे केस में मार्केट प्राइस से कैलकुलेशन होगी, ये हम बाद में सीखेंगे, इसकी बात बाद में करेंगे, अभी बस इतना ही सीखो। अदर रॉ मटेरियल की, अगर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करो, कोई रॉ मटेरियल बनाओ अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसे में एग्रीकल्चरल इनकम का कैलकुलेशन मार्केट प्राइस से होगा। जी हाँ, रिपीट कर देते हैं इस बात को। सारी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होती है, जो भी इनकम होती है खेती बाड़ी से वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चरल इनकम चाय रबड़ कॉफी हो तो 65-65-75 एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और अगर आप बिजनेस के लिए कोई चीज खेत में जाके उगाओ तो फिर वो बिजनेस के लिए है, कच्चे माल के तौर में आप किसी चीज की खेती कर रहे हो, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी कैलकुलेशन मार्केट प्राइस से होगी। इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। फुल व्यू आपके पास है, आगे और पढ़ते हैं। तो आप बिना देखे आओ, क्या खास बात पढ़ी थी हमने? एग्रीकल्चरल इनकम, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इनकम के 5 हेड होते हैं, दुनिया की हर इनकम इनमें आती है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर चाय रबड़ और कॉफी होगी तो 60-65-75% एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे। और आप अपने बिजनेस के लिए कोई रॉ मटेरियल उगाओगे तो उसकी कैलकुलेशन मार्केट प्राइस से होगी। इसका क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों मैं आपको एग्रीकल्चरल इनकम का ही एक क्वेश्चन ओरल बता रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग्स आर एग्रीकल्चरल इनकम्स, एक्सप्लेन क्लियरली। ये कह रहा है कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है क्या, बताओ। तो मैंने इसको बता दिया यार, जो खेत में पैदा होता है ना, खेत जानते हो? हाँ सर, खेत, एवरीवन नोज खेत इन इंडिया, है ना। चलो, रमेश को 5,000 रुपए कमीशन मिला। क्यों मिला? सेल किया था उसने एग्रीकल्चर का कोई प्रोड्यूस, गेहूं मान लो, गेहूं सेल किया था तो उसको कमीशन मिला। बच्चों, एग्रीकल्चरल इनकम वो होती है जो इनकम खेती बाड़ी से हो। ये खेती बाड़ी से नहीं हुई है तो ये कमीशन से हुई है, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, यह कृषि आय नहीं है। सेकंड पॉइंट, सुरेश रिसीव्ड 25,000 फॉर सेल ऑफ ड्राई टोबैको लीव्स, तंबाकू की सूखी पत्तियां बेची। सर, क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? बच्चों, तंबाकू को खेत में उगाते हैं, है ना सर, लेकिन इसने बेची है। लेकिन बच्चों सूखी है, यानी इसने खरीदी, उसके बाद उनको सुखाया, फिर बेचा, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है, राइट? क्योंकि सुखाने के बाद ही बेची जाती है, पहले नहीं बेची जाती। यानी जो भी बेच रहा है वो सुखाने का काम कर रहा है, और सुखाना भी कृषि आय होगा, क्योंकि कृषक आय करेगा तो सुखाएगा तो सही बात है। आगे चलो, सी पॉइंट, सुरेश ने 5,000 रुपए कमाए फॉर द सेल ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड, चीनी से, फ्रॉम द शुगर केन ग्रोन ऑन एग्रीकल्चर लैंड। शुगर केन यानी गन्ना उनके खेत में उगा था, लेकिन 5,000 रुपए गन्ने से नहीं कमाए, चीनी से कमाए। अगर गन्ने से कमाता तो ये कृषि आय होती, चीनी से कमाए तो ये कृषि आय नहीं है। डी पॉइंट, कंपनसेशन मिला इंश्योरेंस कंपनी से क्योंकि डैमेज हो गई थी फसल भूकंप से। तो बच्चों, फसल अगर बिकती है तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर नष्ट हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, माना दुनिया वालों से नहीं मिला पर इंश्योरेंस कंपनी से तो मिला, तो एग्रीकल्चरल इनकम ही तो है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही तो गया है, बिका नहीं है, नष्ट हुआ है, पर पैसे तो आए हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के जाने से ही तो आए हैं।
तो ये एग्रीकल्चरल इनकम है। अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम टी गार्डन इन नेपाल। सर चाय आ गई, चाय में 60% एग्रीकल्चरल इनकम होती है। बिल्कुल सही। तो सर 60% एग्रीकल्चरल मानेंगे, बिल्कुल। लेकिन बच्चों लिखो इसमें क्या लिखा है कि चाय का गार्डन नेपाल में है, तो भारत सरकार भारत की भूमि में तो नहीं है ना, गार्डन नेपाल में है ना, तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे, ये फॉरेन से होने वाली इनकम है ना। हाँ सर, तो इसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम के लिए कृषि भूमि भी होनी चाहिए और साथ साथ कृषि भूमि के साथ वो कृषि भूमि इंडिया में होनी चाहिए। ये दोनों बात है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। हाँ सर, कराओ एक और क्वेश्चन। आओ आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे कह रहे हैं। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अपन को क्या था, एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करनी है ना। हाँ सर, एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो अपन ने है ना ऐसे लिखा, देखो, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर की इनकम निकालनी है, बस। कृषि भूमि की इनकम निकालनी है। सर ये तो एग्जेम्प्ट होती है ना, तो मत निकालो ना, टैक्स तो लगेगा नहीं। नहीं, इनकम तो निकालेंगे ना। हाँ, कृषि इनकम। जैसे मैंने कहा चाय से कमाए 200 रुपए, तो 200 पर टैक्स थोड़ी नहीं, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम निकालो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 200 का 60% एग्रीकल्चरल इनकम है, तो निकालना तो पड़ेगा ना जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाँ सर, सही बात कह रहे हो, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 10(1) ऐसे कहता है। लेकिन हमको एग्रीकल्चर कृषि की आय तो निकालनी पड़ेगी ना, तो आय निकालनी है तो बड़ा आसान है। आय निकालनी है तो लिख दो आय में से लेस कर दो व्यय, एक्सपेंसेस, राइट। तो पढ़ना चालू करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर जमीन का किराया मिला। सर ये खेती से आय नहीं है। अरे तो खेती, जमीन तो खेती की है ना, उसको किराए पे देना भी खेती से आय मानते हैं। क्यों मानते हैं, लॉजिक सुनो। जैसे एक खेती किसान है, उसने खेती करके कमाए 50 रुपए, और उस 50 में से 22 रुपया किराया चुकाया, तो 22 रुपए जो किराया चुकाया वो खेती की आय में से ही तो चुकाया, तो जो किराए की आय है वो खेती की आय मानी जाती है। क्योंकि खेती की कुल आय 50 थी, उसने 22 दे दी, तो उसके पास तो 28 ही रही ना, बाकी की भी तो खेती की आय है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर खेती की भूमि को किराए पर दिया जाए तो उसे भी खेती की आय मानते हैं, राइट। तो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, खेत को किराए पे दोगे, है ना, तो उसे भी खेती की आय मानेंगे। कितना रेंट मिला, 25,000। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है अगर सर सेल किया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड, ये तो बच्चों बाजरा उगाया और बेच दिया, ये तो बच्चों एग्रीकल्चरल इनकम है। तो लिख दे एग्रीकल्चरल इनकम में नंबर 2 डालकर, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कितना, 32,500। अगली इनकम लो, सैलरी एज ए पार्टनर
सर सैलरी की इनकम तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, पूरी तो पढ़ो। सैलरी एज ए पार्टनर इन ए टी गार्डन यूनिट। टी गार्डन का एक हमारा चाय का बागान है ना, उसमें हम पार्टनर हैं। तो पार्टनर को जो पैसा मिले, राइट, वो भी सेठ जी को ही मिला है। तो यानी हमने टी गार्डन से पैसे कमाए। सर कितने? 20,000, है ना, टी गार्डन इनकम। अब उसको सैलरी बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, लेकिन है तो वो टी गार्डन की ना। हाँ सर, कितनी इनकम कमाई है? सर 20,000। सर लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम तो आपने बताया था इसका 60% ही मानेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। और इस तरह तीनों का टोटल कुल एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 69,500 टोटल आ गया। आगे पढ़ो। रिलेवेंट एक्सपेंस आर परचेज ऑफ सीड्स, बीज खरीदे, लेबर का खर्चा चुकाया, है ना, और डेप्रीशिएशन ट्रैक्टर वगैरह पे लग गया। तो 3 खर्चे हुए हैं, 3,000, 12,500, 13,000, राइट है? हाँ सर, 3,000, 12,500, 13,000, 3 खर्चे हुए हैं। तो तीनों को लेस कर दिया, 3,000, 12,500 और 13,000, तीनों खर्चों को लेस किया इनकम में से, राइट। तो एग्रीकल्चरल इनकम आ गई मेरी 41,000 और इसको मैंने बोला टोटल या नेट एग्रीकल्चरल इनकम। नेट एग्रीकल्चरल इनकम ये आ गई और ये कहानी खत्म हो गई। संपूर्ण प्रदर्शन आपके सामने है। यस, एक क्वेश्चन और हुआ, मजा आया, बहुत मजा आया। बढ़िया है ना? एग्रीकल्चरल इनकम निकालते हैं ना तो खेती बाड़ी की इनकम ले लेते हैं सीधे सीधे। खेती की जमीन की इनकम होनी चाहिए। हाँ, जमीन किराए पे दी ना खेती के लिए तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि बेचारे किसान की तो एग्रीकल्चरल इनकम किराए में जा रही है ना। तो जो किराया मिल रहा है उसको एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। क्या दिक्कत है? कछु दिक्कत ना है ना। और एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। बस तू बता दे कि तेरी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। हाँ, चाय से है तो 60% है, रबड़ से है तो 65 और कॉफी से है तो 75। जी हाँ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। आजा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? टी कंपनी ने 15 लाख कमाए। टी कंपनी है बच्चों। अब टी कंपनी कमा रही है तो 15 लाख में से एग्रीकल्चरल इनकम 60% मानते हैं, राइट? तो एग्रीकल्चरल इनकम हो गई 9 लाख। सही है, आगे पढ़ो। द कंपनी ग्रोज टी प्लांट्स इन इट्स ओन गार्डन्स एंड प्रोसेस द टी लीव्स इन इट्स ओन फैक्ट्री। अपने गार्डन में पत्तियां उगाती है, फैक्ट्री में प्रोसेस करती है। तो यहां पर फैक्ट्री भी आ गई ना, इसीलिए पूरी पूरी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते, 60% ही एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। फाइंड आउट इट्स एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम 9 लाख है 15 में से, तो 6 लाख की इनकम नॉन एग्रीकल्चरल है। तो ये हो गई नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और ये हो गई एग्रीकल्चरल इनकम। आगे बोलो। इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक साल ऐसा हुआ कि सारा माल डिस्ट्रॉय हो गया और पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्या फर्क पड़ता है? पैसा कहीं से भी आए, इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है ना, तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम मान लेंगे। सर किसे? जो इंश्योरेंस कंपनी से आता है, नहीं जो जनता से आता है उस पर भी तो तू एक एग्रीकल्चरल इनकम 60% मानता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी से आएगा उस पर भी एग्रीकल्चरल इनकम 60% मानेगा। तो ये तो था केस 1। अब हम बता रहे हैं केस 2। केस 2 में एग्रीकल्चरल इनकम कितनी मानेंगे, राइट? रिसीव्ड जो भी पैसा होगा
किससे? फ्रॉम ICN कंपनी, जो भी रिसीव होगा उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और 40% व्यापारिक आय मानी जाएगी। जी हाँ, ये हमारे प्रश्न का फुल व्यू हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन हो गया, मजा ही आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो ये आज की क्लास खत्म हुई, मस्त सी क्लास थी, बहुत प्यारी सी। क्या था क्लास में? क्लास में ये था, आप बच्चे को प्रीवियस ईयर बताया, असेसमेंट ईयर बताया, इनकम टैक्स में इनकम के 5 हेड होते हैं बताए, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 में, लेकिन चाय रबड़ कॉफी हो तो 60, 65 और 75, 60, 65, 75% एग्रीकल्चरल इनकम होती है, तो 60, 65, 75% को एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। और कृषि के लिए किराए पे दिया है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन चाय रबड़ कॉफी में 60, 65, 75% एग्रीकल्चरल इनकम होती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस करोगे अपनी फैक्ट्री के लिए तो उसकी कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू से होगी। कैसे होगी वो बाद में देखेंगे। होमवर्क आपके सामने है, बहुत मजेदार होमवर्क है, रोज का होमवर्क रोज करें, दिक्कत आए तो फोन करें, रात के 2 बज रहे हो तो नहीं घबराएं, फोन करें। बाय 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 बाय। आज की क्लास यही होमवर्क करते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत में हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो किस्मत बदल देंगे, पर मिलेंगे जरूर। बाय बाय, थैंक यू।